Good morning, students. We were discussing about interspecific interactions, where we had discussed basically 5 type of interactions, and in some case they are beneficial, in some case they are detrimental, and in few case I told you these are neutral. The species will not be benefited, nor it will be at risk. So we had discussed about predation and amensalism and commensalism, but and either also competition. But I feel like in our book competition is given in much more detail, so I'm discussing competition again, and we'll be discussing mutualism as well. Then this topic will be over. So in competition, see, in competition both the species are, means we can say for both the species face detrimental effect. दोनों ही स्पीशीज़ को नुकसान होगा, दोनों ही स्पीशीज़ के लिए एक तरीके से दे विल फेस सम प्रॉब्लम्स, और दैट प्रॉब्लम एज सच नीदर ऑफ देम विल बी बेनिफिटेड. दिस इज़ द कंसेप्ट. सो वी नो डार्विन जो हैं उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिटेस्ट जो टर्म है वो मैंने आपको बताया था, वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा. हम आज किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को हम फिट नहीं बोल सकते, क्योंकि आज जो कंडीशन जिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सबसे बेस्ट लग रही है, कल अगर इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो हो सकता है कि वो जो कैरेक्टर्स हैं वो कल बेनिफिशियल ना लगे. ठीक है, तो यानी फिट वो होता है, फिटेस्ट वो है जो इन्वायरमेंट के हिसाब से सबसे फिट हो, या व्हाट वी कॉल सबसे उसमें जो वेरिएशंस हैं वो इस तरीके के हैं कि वो इन्वायरमेंट को टॉलरेट कर सकता है. तो डार्विन ने तो 2 ही बातें कही हैं कि हमेशा एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है ऑर्गेनिज्म, सर्वाइव करने की कोशिश करता है, और बचता वही है जो सबसे फिट होता है. तो उन्होंने इसीलिए ये कहा है कि आज जो हम इतने सारे ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं अर्थ पर, तो ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बने हैं. ये हम पहले भी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इवॉल्व हुए हैं, और इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बनना, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. तो डार्विन ने यहाँ तक कहा कि ये जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बना, तो ज़रूर कुछ कॉम्पिटिशन्स हुए थे, और उन कॉम्पिटिशन्स में जो सबसे ज़्यादा फिट था वही बच पाया आज. ठीक है, और उसने नई स्पीशीज़ बना ली. तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. किस सेंस में कि इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस की वजह से, कंपटीशन की वजह से, और आज अर्थ पर इतनी सारी हमें स्पीशीज़ दिखती हैं. देन उन्होंने ये भी बोला, इन जनरल भी ये फैक्ट है कि अगर सेम स्पीशीज़ होती है तो सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनमें सेम रिसोर्स, पार्टनर, स्पेस, सेम तरीके की जगह उन्हें चाहिए, उसके लिए कंपटीशन होता है. इसीलिए सेम स्पीशीज़ में जब कंपटीशन होगा तो वो कंपटीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फियर्स होगा, मतलब वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली वही चीज़ चाहिए जो दूसरे अपनी ही स्पीशीज़ के दूसरे इंडिविजुअल को चाहिए. और रिसोर्स क्या होते हैं, कम होते हैं. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कंपटीशन में अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है तो फिर किस चीज़ का कंपटीशन, फिर किसी चीज़ का कंपटीशन नहीं है. सो दिस इज़, लेकिन कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेम स्पीशीज़ में ही कंपटीशन हो, अलग अलग स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स में भी कंपटीशन हो सकता है. तो अलग स्पीशीज़ के जो डिमांड्स हैं, कभी कभी सेम रिसोर्स के लिए अलग अलग स्पीशीज़ भी डिमांड कर सकती हैं. जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, साउथ अमेरिकन लेक्स में फ्लेमिंगोज और फिश दोनों के लिए कॉमन फूड होता है जू प्लैंक्टोन्स. तो किसके लिए कंपटीशन हो गया, जू प्लैंक्टोन्स के लिए.
और फ्लेमिंगो अलग स्पीशीज़ है, फिशेस अलग स्पीशीज़ हैं, तो उनमें कंपटीशन हुआ कॉमन एक रिसोर्स के लिए, वो था यहाँ पर फूड। दूसरा उन्होंने केस दिया कि रिसोर्स, अभी यहाँ क्या था कि जू प्लैंकटन्स कम होते हैं इसीलिए फ्लेमिंगो और फिश में कंपटीशन हुआ। एक इन्होंने ये भी बोला कि कभी कभी रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं, लिमिटिंग नहीं भी होते, बहुत कम रिसोर्सेज नहीं होते, काफ़ी अमाउंट में रिसोर्स होते हैं, फिर भी कंपटीशन जो है वो डेट्रीमेंटल हो सकता है। कैसे कि एक जो स्पीशीज़ है वो रिसोर्स को कंज्यूम कर रही है, दूसरी स्पीशीज़ भी रिसोर्स को कंज्यूम कर रही है, लेकिन एक की जो फीडिंग एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है, तो दूसरे की फीडिंग एफिशिएंसी बिल्कुल सेम तो होगी नहीं। तो डेफिनेटली जिसकी फीडिंग एफिशिएंसी कम होगी उसको नुकसान होता जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे रिसोर्स ख़त्म होने लगेंगे, और जिसकी फीडिंग एफिशिएंसी कम है उसकी एफिशिएंसी और कम होती जाएगी, उसके इंडिविजुअल्स ज़्यादा भूखे रहने लगेंगे। तो इन दिस वे वी हैव नोटिस्ड कि कभी कभी कंपटीशन तब भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जब रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा हो लेकिन दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग हो, वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। तो इसीलिए कंपटीशन को अगर आपको डिफाइन करना है तो जो पीछे हमने लिया था, एक टर्म लिया था आर, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है, उसके फॉर्म में हम इसको कंपटीशन को डिफाइन कर सकते हैं कि कंपटीशन इज लाइक अ प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ अ स्पीशीज इज रिड्यूस्ड। मतलब आपके इन्वायरमेंट में, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में कोई भी स्पीशीज़ जो है वो अच्छे से रह रही थी, ठीक है, लेकिन दूसरी स्पीशीज़ के आने से वहाँ रिस्क हो गया कि अब इन दोनों में से कंपटीशन होगा तो कोई एक ही स्पीशीज़ बचेगी। इन दिस वे तो कंपटीशन ने, अगर हम ये कह दें कि पूरी तरीके से दूसरी गायब हो गई, ऐसा भी नहीं है, पर कंपटीशन एक ऐसा प्रोसेस है जो दूसरे की फिटनेस को इस एनवायरनमेंट में कम ज़रूर कर देगा, ठीक है। तो इसको एक साइंटिस्ट हैं गुएज हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया और उन्होंने ये बोला कि ऐसा ज़रूरी, गुएज प्रिंसिपल दिया उन्होंने, और ये बोला कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक स्पीशीज़ जो है वो बिल्कुल अगर रिसोर्सेज जो हैं बहुत कम रिसोर्सेज हैं, फूड एंड स्पेस के लिए लड़ाई है, उसके बाद भी दो स्पीशीज़ एक साथ रह सकती हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि अगर एक स्पीशीज़ सुपीरियर होगी तो इवेंचुअली, मतलब अल्टीमेटली, चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए या कम लगे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि जो सुपीरियर स्पीशीज़ है धीरे धीरे जो इन्फीरियर स्पीशीज़ होगी उसको ख़त्म कर देगी, गायब कर देगी ठीक है। इस चीज़ के डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं दी जा सकता, क्योंकि आप एनवायरनमेंट को पढ़ रहे हो, यहाँ पर ऐसे नहीं होता कि आप फिजिक्स की तरह कोई फिगर्स दे दोगे। हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इसमें हमने एक देखा है, और ये एग्जाम्पल्स आप लिख लेना, इस पर बहुत क्वेश्चंस आएंगे। एबिंगडन्स टर्टोइज जो गैलापागोस आइलैंड्स थे उन पर गायब हो गए थे। गैलापागोस आइलैंड्स की बहुत सिग्निफिकेंस है। चार्ल्स डार्विन लगभग 10 to 14 ईयर्स इन्हीं आइलैंड्स पर रहे थे। उन्होंने जो कहते हैं बायोलॉजी की सबसे जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वो गैलापागोस आइलैंड्स पर जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको स्टडी किया और उससे उन्होंने वो थ्योरी दी है। इसलिए गैलापागोस आइलैंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप ये समझ लो कि गैलापागोस आइलैंड्स को हॉटस्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं। आजकल कोरोना की वजह से हॉटस्पॉट टर्म आप बहुत सुन रहे होंगे। हॉटस्पॉट वो एरिया होता है जहाँ पर कोई ख़ास तरीके की स्पीशीज़, कोई ख़ास तरीके के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो अभी तो इन्होंने कोरोना की वजह से इसलिए कह दिया कि वहाँ पे पेशेंट मिल रहे हैं, पर गैलापागोस आइलैंड्स जो हैं वो इसलिए हॉटस्पॉट थे, बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती है। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत सारे बर्ड्स वहाँ पर ऐसे हैं जो और किसी भी जगह पर नहीं मिलते। तो एनीवेज यहाँ पर मैं डिस्कस कर रही हूँ कि गैलापागोस आइलैंड्स पर एबिंगडन्स टर्टोइज थे।
जैसे ही उन आइलैंड्स पर गॉड्स को इंट्रोड्यूस किया तो ये टर्टोइज गायब होने लगे। टर्टोइज जो होते हैं वो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं, ग्रास खाते हैं, राइट। तो लेकिन हुआ क्या, गॉड के आने से जो गॉड हैं उनकी ग्रेजिंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने बहुत जल्दी वो ग्रेजिंग करती हैं। एंड टर्टोइज जो है उनकी एफिशिएंसी कम थी। इवेंचुअली धीरे धीरे सारे रिसोर्स गॉड जो हैं वो लेने लगी। अब देखना, ऐसा भी नहीं कि नए प्लांट्स नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनकी इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है और दूसरा जो टर्टोइज है उसकी एफिशिएंसी कम है, तो पर्टिकुलर एरिया में तो ख़त्म हो ही जाते होंगे। तो वो टर्टोइज जो है उनको फूड मिलना बंद हुआ, धीरे धीरे वो टर्टोइज जो है वो गायब हो गए। फिर एक और बड़ा एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जिसे एक बहुत अच्छा नाम भी दिया है, कॉम्पिटिटिव रिलीज। दिस क्वेश्चन में कम, कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है? इसमें क्या होगा कि एक कोई भी स्पीशीज जो है एक पर्टिकुलर एरिया में अगर मिलती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ही वो मिलती है, रेस्ट्रिक्टेड है कि वहीं पर मिलती है। अब अगर कोई उससे ज़्यादा कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज़ वहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो ऐसा होगा कि धीरे धीरे जो ये जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज़ होगी वो अपना एरिया वाइड करती जाएगी, इन्फीरियर स्पीशीज़ गायब होती जाएगी। कॉम्पिटिटिव रिलीज में सुपीरियर स्पीशीज़ ने थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंपटीशन इन्फीरियर स्पीशीज़ को एलिमिनेट कर दिया, रिलीज़ कर दिया, इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज, ठीक है। देन वी हैव एक आपके साइंटिस्ट हैं कोनेल, ये मार्क कर लेना आप, कोनेल। कोनेल्स ने एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था, दिस माइट कम, कोनेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने भी यही चीज़ समझाई, कंपटीशन कैसे रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो कॉर्नेल एलिगेंट जो हैं उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और जो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड इज़ अ कंट्री इन यूरोप, ठीक है, तो स्कॉटलैंड के जो कोस्ट हैं, सी कोस्ट, वहाँ पर उन्होंने देखा जो सुपीरियर बार्नेकल्स हैं, इनका नाम आप जो ये इटैलिक में लिखा हुआ है, आपको पता है साइंटिफिक नेम्स हमेशा इटैलिक में लिखे होते हैं, तो बैलेनस जो था, सुपीरियर बार्नेकल्स थे, जो इंटरटाइडल एरिया होता है जहाँ पर टाइड्स के बीच का एरिया होता है, उनमें ये जो सुपीरियर बार्नेकल्स थे, इनका नाम है बैलेनस, इन्होंने धीरे धीरे स्मॉलर जो बार्नेकल्स थे जिनका नाम है कैथेमेलस, उनको एलिमिनेट कर दिया। तो दो एग्जाम्पल हो गए, वन इज दिस वन, बैलेनस इन व्हाट यू कॉल, बैलेनस जो है एलिमिनेटेड कैथेमेलस, ठीक है, एंड अदर एग्जाम्पल वॉज टर्टोइज वॉज एलिमिनेटेड बाई गॉड्स ऑन गैलापागोस आइलैंड। इसको गोएज ने नाम दिया गोएज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन मतलब सी, कंपटीशन हुआ दो स्पीशीज़ में, आप इसे एक ऐसे समझ लो, एक सर्कल आप बनाओ, उसमें दो स्पीशीज़ में कंपटीशन हुआ, जो सुपीरियर स्पीशीज़ थी उसने इन्फीरियर स्पीशीज़ को उस सर्कल से बाहर कर दिया। अब इसे हम अपने इससे रिलेट करते हैं कि दो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं वो सेम रिसोर्स के लिए लड़ती हैं, ठीक है, तो वो एक साथ कभी भी नहीं रह सकती। होगा क्या, जो कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर स्पीशीज़ होगी वो इवेंचुअली गायब हो जाएगी। ये था कॉम्पिटिटिव गोएज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दैट वन स्पीशीज़ हैज़ टू बी एलिमिनेटेड, और उसका एलिमिनेट होना क्या कहा था, कॉम्पिटिटिव रिलीज, ठीक है। तो नाउ यू सी, इस पर बहुत सारे केसेस लोगों ने स्टडी की कि क्या स्पीशीज़ गायब हो जाएंगी, क्या दो स्पीशीज़ कभी एक साथ नहीं रह सकती, एक स्पीशीज़ जो सुपीरियर होगी वही बचेगी, ठीक है। तो यस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होगा, लेकिन ऐसा तब होगा जब रिसोर्स बहुत लिमिटेड होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्स होंगे, बिल्कुल मतलब एट द व्हाट वी कॉल एट द हेम ऑफ
एक्सटिंक्शन आ जाएंगी ना जब स्पीशीज़, तब दूसरी गायब होती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा माहौल हो जाए कि बस बहुत ही कम लिमिटेड रिसोर्स रह जाएंगे, बहुत ही कम होंगे इस रिसोर्सेज, तो ऐसा होता है। अभी नई स्पीशीज़ में ऐसा ऐसी नई स्टडीज़ में ऐसा इन्होंने कहा है कि दो स्पीशीज़ अगर एक साथ हैं, उनमें कंपटीशन हो रहा है, तो दोनों को ना नुकसान होता है अगर वो कंपटीशन में रहेंगे। तो वो क्या करते हैं, अपने बिहेवियर में कुछ इस तरीके के चेंजेस लाते हैं, मैकेनिज़्म चेंज लाते हैं, जिससे वो कंपटीशन को उसको मतलब पिक्चर में ही ना आने दें, कंपटीशन से बच जाएं। ठीक है, और जो रिसोर्स है उसको आधा आधा बांट लें, क्योंकि पता है कि कंपटीशन में कोई भी मर सकता है और दोनों दोनों ही घायल होंगे, दोनों को ही नुकसान होगा। तो क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लो कि कुछ एनिमल्स हैं जैसे कार्निवोरस हैं, ऑल्दो ये बड़ा मतलब आपको ऑड लगेगा, आप गॉट और लॉयन का केस ले लो। फॉरेस्ट है, वहाँ पर कोई रिवर जाती है, तो गॉट जो है वो अलग टाइमिंग पर पानी पीने आए, और जो लॉयन है वो अलग टाइमिंग पर पानी पीने आए। ठीक है, तो डेफिनेटली देखो कंपटीशन को अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बट ये मैंने बिल्कुल ही अलग स्पीशीज़ का दे दिया है एग्जाम्पल। तो अलग स्पीशीज़ वाले तो कम ही रिसोर्स पार्टीशनिंग में बिलीव करते हैं, लेकिन सेम स्पीशीज़ वाले कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी से जैसे एक हैं आपके मार्क आर्थर, उन्होंने इसको बिल्कुल प्रूव किया कि उन्होंने देखा कि 5 स्पीशीज़ जो बिल्कुल एक जैसे बार्बलर्स होते हैं, वो एक ही ट्री पे रहते हैं। दीज आर काइंड ऑफ बर्ड्स, वो एक ही ट्री पे रहते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ बर्ड्स आई सेड, काइंड ऑफ जैसे आपने कोआला देखा होगा, स्लोथ्स देखे होंगे जो ऐसे ट्रंक से उतर के नीचे आते हैं, ट्रंक से उतर के फिर नीचे आएंगे और फिर ग्रास खा के फिर से ट्रंक पर चढ़ के जाते हैं, इस तरीके के होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, चारों एक ही टाइप के थे, पांचों जो हैं एक ही तरीके के होते हैं। तो वो नीचे उतरते हैं और उतरते टाइम वो उन्होंने अपना अपना टाइम फिक्स कर रखा है, ताकि उनको आपस में कंपटीशन फेस ना करना पड़े। एक ही जैसे हैं, एक ही ट्री पे रहते हैं, एक ही फील्ड में ग्रेजिंग करने आते हैं, फिर भी एक साथ रह पा रहे हैं। इसे कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग।